नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सृष्टि क्लासेज में। दो लाइनों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगी और आपके दिन को भी अच्छा बनाएगी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आओ आज हम लोग पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, विगत वर्ष में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हल करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है और इसको देखते हैं। लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है यदि दी गई संख्या तथा उसके अंकों का योग गुणनफल, अंकों के योग का गुणनफल 370 है। 370 है तो संख्या क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है 73, 26, 37 और 62। आपके पास 10 सेकंड का समय है, इसको लगाइए। ये ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से लगाइए भैया। आपका समय समाप्त होता है। देखो पहला ऑप्शन, इसको ऑप्शन से जल्दी हिट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 73, सेकंड ऑप्शन है 26, थर्ड ऑप्शन है 37 और फोर्थ ऑप्शन आपका है 62। देखो क्वेश्चन को में कहा गया है कि पहली लाइन को सेटिस्फाइड कराते हैं। लिखा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए, यानी इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक होना चाहिए। क्या इकाई का अंक 4 दहाई के अंक से 4 अधिक है? नहीं अधिक, ये तो कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक, ये ऑप्शन हो सकता है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। और इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि हमारे जो है 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन हमारे पास कट गए। अब बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन जो बचे हैं इसकी दूसरी लाइन से सेटिस्फाइड कराते हैं। लिखा है यदि दी गई संख्या तथा इसके अंकों का योग का गुणनफल 370 है। देखो भाई, दी गई संख्या तथा इसके अंकों यानी 6 2 8, 8 तुर्क 8 छंग 48, इकाई पे 8 आएगा, लास्ट में 0 आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यदि हम इसको भी सेटिस्फाइड कराएं दूसरी लाइन से तो 37 और इसके अंकों का योग 10 होगा। इसका गुणा करोगे तो भैया कितना आएगा? 370। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कौन सा भैया सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, उनके महत्तम समापवर्त का 13 गुना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर का योग 252 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके साथ ऑप्शन है, जल्दी लगाइए। और देखते हैं। कहा गया है लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 13 गुना है। आप जानते हैं एलसीएम, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 13 गुना है। तो हम मान लेते हैं एचसीएफ जो हमारा है वो कितना है? एक्स है। तो एलसीएम कितना होगा? 13x। एलसीएम कितना होगा? 13x। और एचसीएफ कितना होगा? एक्स। यदि कह रहा है इनका योग यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को यदि हम आपस में जोड़ दें 13x प्लस एक्स बराबर कितने है? किसका कितने बराबर है? 252 के। 252 के। तो 14x बराबर 252। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं 252 बटा 14, 14 करना 14, कितना बचेगा भैया? कितना बचेगा यहाँ पे? 14 करना 14, 6 और इधर 6 बचेगा और 5 और 14 सती 98, 14 98। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया क्या? 18। ठीक है, ठीक है। अब देखो भैया, अब देखो इसमें एक फार्मूला आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या कौन सी होगी? आपके पेपर में दी है, क्वेश्चन में दी है 54। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। लासा कितना है? 13 गुणे 8। एक्स की गुणा करा दीजिए, लासा निकल आएगा। और आपका मासा कितना है? निकल गया है एक्स की वैल्यू 8। 18 × 54। ठीक है, 3 × 6 = 18,
13, दूसरी संख्या कौन सी निकल के आएगी? 78। दूसरी संख्या कौन सी निकल के आएगी? 78। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए और लगाइए क्वेश्चन को। आओ देखते हैं। देखो भाई एक बात बताओ हमें, आपको हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, जैसे हमने 20 को 4 से भाग किया, सॉरी 6 से भाग किया, तो 6 से भाग किया तो 6 तिहाई 18 होता है, 6 तिहाई 18 होता है, शेष कितना बचेगा? 2। लेकिन यदि शेष को जिस संख्या से आप भाग करवा रहे हैं उस भाग जो यहां पे आपकी संख्या है उस संख्या में से यदि घटा दें और इस संख्या को पुनः 6 से भाग करें तो आपकी संख्या पूर्णतया कट जाती है, आपकी संख्या पूर्णतया कट जाती है। तो भैया आओ हम लोग क्या करेंगे, इससे हमने सीखा क्या, यदि हम शेषफल को संख्याओं से घटा दें, यदि शेषफल को संख्याओं से घटा दें तो संख्याएं आपस में कट जाएंगी। जो दी गई संख्याएं हैं ये संख्याएं इन संख्याओं से कट जाएंगी। तो भैया पहली संख्या में 2 घटा दो, दूसरी संख्या में 2 घटाया, तीसरी संख्या में 2 घटाया और चौथी संख्या में 2 घटाया। इस प्रकार से हमें पहला ऑप्शन कौन सा मिला? पहला ऑप्शन आपका मिलेगा 7, दूसरा ऑप्शन मिलेगा, तीसरा ऑप्शन मिलेगा और चौथा ऑप्शन मिलेगा। ठीक भैया, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हो गए जब हमने जो संख्या जो 2 शेष बच रहा है उसको हमने घटा दिया। अब हम लगाएंगे विभाजता के नियम। विभाजता के नियम देखो कौन कौन से लगाएंगे, 3 का लगाएंगे, 5 का लगाएंगे, 8 का लगाएंगे और 12 का लगाएंगे। ठीक है भैया, सभी का विभाजता का नियम लगाएंगे। अब देखो इसमें से कौन से विभाजता का नियम लगाना सरल, पहले उसको चेकआउट कर लेते हैं। देखो इसमें 3 का होता सभी अंकों का योग, 5 का होता है इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 8 का होता अंतिम के 3 अंक और 12 का होता जो संख्या 3 और 4 से कट जाए वो 12 से भी कटेगी। देखो 5 का हम पहले लगा लेते, 5 का जब हमने रूल लगाया पहले ऑप्शन में, ना यहाँ पे 0 है और ना ही यहाँ पे 5 है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरे ऑप्शन पे लगाते हैं 5 का, दूसरा ऑप्शन भी कट जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी 5 से कट रहे हैं। अब 3 का लगा के देख लेते हैं। 3 के विभाजता के नियम होता है सभी अंकों का योग, तो 9 त्रिक 27 और 27 और 27 6 33, तो भैया ये 3 से कट गया। और इसको भी 3 से काट के देख लेते हैं तो 7, तो ये भी 27 होगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा, यानी 3 और 5 दोनों के विभाजता का नियम पालन कर रहे हैं दोनों ऑप्शन। आगे चलते हैं 8 की विभाजता का नियम। 8 की विभाजता का नियम होता है अंतिम के 3 अंक, तो 8 करना 8, 8 दूनी 16, ये भी कट गया, 8 8 9 72, ये भी कट गया। अब लगाएंगे 12 का रूल। 12 का रूल क्या होता है? 12 का रूल भैया होता है यदि कोई संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, यदि कोई संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे वो 12 से भी कटेगी। आप ये देखिए भाई, देखो 12 का कोई भी गुणा, जैसे 12 दूनी 24, देखो 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 12 36, 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 12 का वर्ग होता है 144, देखो 3 से भी कटेगा, 3 चौको 12, 3 8 24 और 4 से भी कटेगा, 4 3 12, 4 6 24। तो कुल मिलाकर यदि कोई संख्या 12 से कट रही है तो 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए। और देखते हैं, ये तो 3 से विभाजता हम पहले चेक कर चुके हैं, इसमें भी 3 का चेक कर चुके हैं। 4 का विभाजता का नियम होता है लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, ये भी हो रहा है। अब 2 ऑप्शन हमारे पास फंस रहे हैं तो हम करेंगे क्या? क्वेश्चन में अब ऊपर चलते हैं, लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है भाई? 99,960 बड़ा होगा या 99,720 बड़ा होगा? तो कौन सा बड़ा होगा? ऑप्शन नंबर सी बड़ा होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपके पेपर में 2 ऑप्शन आए तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया बड़ी से बड़ी पूछा गया तो बड़ी से बड़ी वाली संख्या को लगाइए, ये छोटी से छोटी पूछा गया तो छोटी से छोटी संख्या को आंसर लगाइए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 8 और 224 है,
यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? आपके साथ ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 48, सेकंड ऑप्शन 32, थर्ड ऑप्शन 54 और फोर्थ ऑप्शन 56। लगाइए भैया। आओ देखते हैं। संख्याओं का जो अनुपात है 4:7 है। अब एक बात बताओ भैया, ये 4:7 कब ये संख्याएं अनुपात में कब आई होंगी? जब किसी संख्या से कटी होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं को काटी होगी तभी अनुपात में आई होंगी। और वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? इसका मासा होगी। क्या होगी? मासा होगी। तो मासा कितना है? 8 है। इसका मतलब दोनों संख्याएं 8 से कटी हैं। दोनों संख्याएं 8 से कटी हैं। तो ये दोनों संख्याएं जो अनुपात में आई हैं, जब अनुपात में आई है, इसमें से 8 से इसमें गुणा कर दें और 8 से इसमें गुणा कर दें तो संख्याएं हमें दोबारा मिल जाएंगी। तो 8 चक्कू 32 पहली संख्या, और दूसरी संख्या कितनी है? 8 7 56। इनमें से पूछा बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 56 इसका बड़ा होगा। यही इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ कुछ पैसे ABCD में 5:2:4:3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि AD से 1000 रुपए अधिक प्राप्त करता है तो C का हिस्सा क्या होगा? आपके पास ऑप्शन 1000, 2500, 2000 और 500। लगाइए भैया। आओ देखते हैं भाई। लिखा हुआ है 4 व्यक्ति हैं, A, B, C और D। ये 4 व्यक्ति हैं। इन चारों व्यक्तियों को जो पैसा दिया गया किस अनुपात में दिया गया है? 5:2:4:3। इस अनुपात में पैसे को बांटा गया है। इसके बाद कह रहा है A को D से 1000 रुपए अधिक मिलता है। अच्छा यहां बताओ कितना पैसा अधिक मिल रहा है? 1 रुपया अधिक मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2 रुपए अधिक मिल रहा है। और 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 500 के बराबर होगी। तो एक बात बताओ, इसने पूछा क्या है? तो 1 की वैल्यू 500, तो C का हिस्सा, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? इसमें 500 से गुणा कर दीजिए तो कितना होगा? 2000 रुपए। कितना होगा? 2000 रुपए। यानी कि C जो है उसने कितना पैसा पाया है? 2000 रुपए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा हुआ एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो आरंभिक से कुल कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई? तो आरंभिक संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहला ऑप्शन 30%, दूसरा ऑप्शन 15%, तीसरा ऑप्शन 32% और चौथा ऑप्शन 36%। आपके साथ ऑप्शन है, क्वेश्चन लगाइए। आओ देखते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/। पहले संख्या 10 थी तो 1 की वृद्धि हो गई, तो संख्या हुई कितनी? 11। और यदि पहले संख्या 5 थी तो 1 की वृद्धि हुई कितनी? 6। इनकी आपस में गुणा करा दीजिए। 10 पचे 50, 11 छक्का 66। तो पहले संख्या थी 50 थी, तो अब कितनी हो रही है? 66 हो रही है। तो वृद्धि कितनी की हुई? 16 की वृद्धि हुई। किस पे हुई? 50 पे हुई और गुणे 100। तो 50 दूनी 100 यानी 16 दूनी 32। तो कुल मिला के कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 32% की। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है 10,000 की धनराशि पर 15% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है 8,000, 4,000, 6,000 और 4500। लगाइए भैया। आओ देखते हैं। आपके पास प्रिंसिपल कितना है?
प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, ठीक है। ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। एक बार 6 वर्ष के लिए दी जाती है और एक बार 2 वर्ष के लिए जाती है, ब्याज की दर भी सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है। तो एक बात बताओ, मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू क्या 10,000 के बराबर होगी, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 के, 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 के, ठीक है। अब एक बात बताओ भैया, माना कि मूलधन हमारे पास 100 रुपया था, तो 15% के हिसाब से 6 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन पे काउंट किया जाता है, ठीक है भैया। तो 100 रुपए पर 15% के हिसाब से 6 वर्ष में ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, यानी 90 रुपए, तो 90 रुपए का तो ब्याज हो जाएगा 100 रुपए पर, ठीक भैया, 90 रुपए का तो ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें ये कितने सालों में, ये कितने सालों में 6 ईयर में, कितने सालों में 6 ईयर में, और 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा 100 रुपए पर 15% के हिसाब से 30 रुपए, कितना 30 रुपए, ये 2 ईयर का, ठीक है। अब ये कह रहा अंतर, यहां पे कितना अंतर है 60 का, यहां पे कितने का अंतर है 60 का। तो भैया एक बात बताओ, 1% की वैल्यू कितनी है 100, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 100 से गुणा करा दीजिए, तो कितनी होगी 6,000 रुपए, यानी उनके जो है ब्याजों के बीच का अंतर कितना होगा 6,000 रुपए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा होगा वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। पहला ऑप्शन है √2/3, दूसरा ऑप्शन 2/3, तीसरा ऑप्शन 2/3 और फोर्थ ऑप्शन √3/1। आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन लगाइए। लिखा हुआ है वर्ग का विकर्ण तथा उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताओ, आपने वर्ग देखा है, देखा है, सभी लोगों ने देखा है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। यदि हम बात करें वर्ग के विकर्ण की, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है a√2, ठीक है, तथा भुजा का अनुपात क्या होगा, और भुजा सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो a मतलब a का मतलब यहां पे भुजा है। तो भैया एक बात बताओ, वर्ग का विकर्ण यानी a√2 रेशियो भुजा का अनुपात यानी a की जगह पे जो a किसे इंगित करता है भुजा को, किसे इंगित करता है भैया भुजा को। तो इसकी जगह पे कितना लिखोगे 15√2 और इसकी जगह पे कितना लिखोगे 15, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा √2/1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्काउंट का क्वेश्चन है, यदि कोई दुकानदार 500 रुपए के अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है और फिर 10% की एक और छूट देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहला ऑप्शन 305, दूसरा ऑप्शन 310, तीसरा ऑप्शन 315 और चौथा ऑप्शन 215। लगाइए भैया। आओ देखते हैं। सभी को पता है 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/10 होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। नीचे जो होता है वो होता है भैया क्रय मूल्य, यानी कि 10 की वस्तु छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी यहां पे अंकित मूल्य है 3 रुपए की छूट, तो बिकी कितने में 7 रुपए में। इसी प्रकार 10 की वस्तु 1 रुपए की छूट बिकी कितने में 9 रुपए में। इसको आपस में गुणा करोगे और इसको आपस में गुणा कर दो, ये किसका इधर जो आएगा वो क्या होगा अंकित मूल्य, क्योंकि छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, और इधर जो आएगा इस तरफ आएगा वो क्या होगा विक्रय मूल्य, ठीक है। ये कितना होगा 10 100,
और ये कितना होगा 9 सती 63। यहां पर भैया अंकित मूल्य था कितना 500, तो 100 की वैल्यू 500 के बराबर कितने गुना 5 गुना, ये भी 5 ही गुना होगा, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से 15 और 5 छक्का 30 और 31, यानी कि वस्तु बिकी कितने में 315 में। कितने में बिकी भैया 315 में बिकी। 500 की वस्तु जब उसने 30% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो इस प्रकार से जो वस्तु है 315 में भैया बिकी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक भैया, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे भैया। आशा करते हैं कि क्लास समझ में आई होगी, आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। यदि इसी प्रकार के वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।